नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कर्जदार कंपनी और दिवालिया कानून के बारे में आपको बताएंगे। जब किसी कंपनी के पास कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं होते तो वो कानूनन खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। आज हम इस पहलू पर आपको जानकारी देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के तहत परिसमापन या लिक्विडेटेशन की लिए नियमों में संशोधन किया है, जिसके द्वारा बोर्ड ने लिक्विडेटर को आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति सौंपने की अनुमति लिक्विडेटर को हितधारकों की परामर्श समिति से सलाह लेने के बाद दी है। कानून के तहत कर्जदार कंपनी की संपत्ति को लिक्विडेटर द्वारा बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के एक बार में ही बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी कर्जदार का निपटान किया जाएगा। दिवालिया नियामक ने कुछ लेनदारों का अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया है, जो ऋणदाता परिसमापन प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते। वो कंपनी के अन्य लेनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। दिवालिया कानून से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी इस पर और इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आपको विषय की जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं। कर्जदार कंपनी और दिवालिया कानून पर जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर इस विषय की जानकारी ले सकते हैं और राय मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127937937, 012061279338। तो चले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और उदित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? कंपनी को दिवालिया घोषित करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के हिसाब से होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जी। आपके दर्शकों को थोड़ी जानकारी देना है, मैं चाहता हूं कि ये कब ये इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं, क्योंकि कब घोषित कर सकते हैं वो तो एंड है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन जा सकता है और ये क्यों जाता है, इसकी जानकारी आपके दर्शकों को देना बहुत जरूरी है। देखिए, एक कंपनी जो गोइंग कंसर्न है, जो काम अपना कर रही है, सब चीजें चल रही हैं, वो उस स्टेज पे आके, यानी जब वो अपने जो डेट है उसको रीपे नहीं कर पाती। डेट का मतलब भी ये होता है जी, जो अपने जैसे किसी कंपनी ने गुड्स एंड सर्विसेज लिए उसके लिए नहीं दिया, या कुछ ऐसे फाइनेंसेस उन्होंने लिए जिसके वो पैसे नहीं दे पा रहे, या कुछ ऐसा दिया उन्होंने जिसका वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, तो ऐसे केस में जिन्होंने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए हैं या ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज दी हैं, वो एनसीएलटी यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पिटीशन डालते हैं। उस पिटीशन में उनको सारी बातें बतानी पड़ती हैं कि उन्होंने क्या सर्विसेज दी, क्या गुड्स सप्लाई किए, क्या फाइनेंसेस उन्होंने दिए, और उसके हिसाब से वो पिटीशन दायर होती है। जब उसकी सुनवाई होती है, उस सुनवाई के बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि हाँ, ये कंपनी फंक्शन अब नहीं कर सकती एज अ गोइंग कंसर्न, या इसमें कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इसको एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हैंडओवर करके ही चलानी पड़ेगी, तो वो पिटीशन को एडमिट करती है। अब आपको दर्शकों को ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन कौन अप्रोच कर सकता है। देखिए जी, ये सारी चीजें पहले तो गवर्नड होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 से। अब इसी में लिखा गया है कि कौन से जो लोग हैं जिनको पैसा लेना है एक कॉर्पोरेट डेटर से, यानी एक कंपनी से या किसी पार्टनरशिप से या एलएलपी से, तो वो कौन कौन है जो कोर्ट जा सकते हैं। पहला है ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। दूसरे हैं एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी जो फाइनेंस देते हैं या कुछ कंपनी ने ऐसा फाइनेंस दिया हो, जैसे डिबेंचर दिए हो, कुछ ऐसे बॉन्ड्स दिए हो जिसका वो पैसा नहीं दे पा रहे वापस।
और या कंपनी खुद, अगर कंपनी को लगता है कि वो जो डेट्स हैं वो रीपे नहीं कर पा रही, तो वो एनसीएलटी यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है। तो यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जिन्होंने गुड सर्विसेज सप्लाई किया हो, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने पैसा दिया हो या पैसा लेना हो, या तीसरा कंपनी खुद, इन ये तीनों एक पिटीशन डाल के एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ये बोल सकती है कि इस वजह से ये पैसा नहीं दे रहे हैं हमें, और इनको आप इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करके आप इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर करिए। देखिए अब क्या है, एक कंपनी अगर पैसा नहीं दे सकती तो इस कोर्ट के थ्रू सबसे पहला एम ये होता है कि इस कंपनी को रिवाइव करके खड़ा किया जाए जी। नहीं तो अदरवाइज अगर वो पैसे नहीं दे पाएगी तो पूरा का पूरा कंपनी वो लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो पहला एम जो है जी, जो जिसकी वजह से ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, वो ये है कि इस कंपनी जो डेट्स नहीं दे पा रही अपने फॉर वॉट एवर रीजन, उसको ये देखा जाए कि वो किस स्थिति में वापस रिवाइव करी जा सकती है। अगर तो स्थिति ऐसी है कि कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है और इसको खड़ा करा जा सकता है वापस, तो एक कंपनी वापस खड़ी हो सकती है। इसको, इसके क्रेडिटर्स को, इसकी कंपनी के एसेट्स को, इन सब चीजों को नुकसान नहीं होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है हमारे सामने कि ये रिवाइव ही नहीं हो सकती, तो लिक्विडेशन में जाती है। और लिक्विडेशन में भी एक सारा कोडिफाइड है कि कैसे लिक्विडेशन होगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस वाली एक्ट की ये भी है जी कि आज की डेट में ये एक टाइम बाउंड मैनर है जी। ये ऐसा नहीं है कि नेवर एंडिंग है। तो जिसको पैसा लेना है उसको ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम ज्यादा वेट करना पड़े। उसको पता है कि अगर मुझे पैसा लेना है और इस दौरान पैसा है और मेरा पैसा ड्यू है, तो विद इन दैट टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाय दिस कोड, यानी जो टाइम पीरियड लिखा गया है इस कोड में, विद इन दैट टाइम वो कंपनी या तो रिवाइव हो सकती है, और रिवाइव नहीं होती तो लिक्विडेशन में जा सकती। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इस कंपनी इस एक्ट का कि कब कब जा सकते हैं, और वो तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी है इसका कि कितने टाइम में, देखिए जी हर चीज टाइम बाउंड कर दी गई है इस कोर्ट के थ्रू, कितने टाइम में ये पिटीशन एडमिट होगी, उसके बाद कौन अपॉइंट होगा, उसके पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, ये सारी चीजें इस कोड में लिखी गई हैं। तो विद इन अ टाइम बाउंड मैनर ये सारे काम इस कोड से आज की डेट में कंपनी में हो रहे हैं। जी उदित जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की अगर बात की जाए, आईबीसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और इसे सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में एक स्टैट्यूट आया जो हमारा पार्लियामेंट लेकर आया जी। इसका जो एम था, इसके पीछे जो एम है वो ये है कि जो पुराने इंसॉल्वेंसी लॉज हैं उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसको आज की तारीख के हिसाब से लिखा जाए और उसको फॉलो करा जाए। जैसे जी इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी या बहुत सारी जो और एंटिटीज है जो लिखी गई हैं इस कोड में, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, एक एलएलपी हो गई लिमिटेड, तो अगर वो अपनी पैसे यानी डेट्स नहीं दे पा रहे, तो ये वाला कोड पूरा एक अपने आप में कोड है जिसके तहत कोई भी जो, जैसे मैंने आपके कार्यक्रम में बताया है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कंपनी खुद है या कोई कॉर्पोरेट ऐसी पर्सन है जो खुद जाना चाहती है, वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा के ये बोल सकती है कि ये कंपनी ठीक नहीं चल रही है, इसको या तो रिवाइव करो, या ये रिवाइव नहीं हो सकती तो इसको लिक्विडेट करो, इसके एसेट्स बेच के हमें पैसा दो। तो जो पूरा कोड बना, वो कोड इसलिए बना जी कि एक जगह में सब कुछ लिखा गया है कि अगर कंपनी में कोई ऐसी वजह है कि नहीं चला पा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके प्रोसेस का टाइम लिमिट क्या होगा, उसका हर स्टेप क्या होगा, कौन उसको मैनेज करेगा, कौन से स्टेज में क्या चीज होगी, कितने टाइम बाउंड होना चाहिए, इसकी एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए। तो ये सारा कोड, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना। जैसे अगर हमें कोई सिविल का दावा डालना हो तो हमारे लिए जो फॉलो करना होता है वो होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी जो प्रोसीजर सिविल के लिए दावे डालने के लिए बनाया गया। सिमिलरली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि अगर कोई कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी हो रही है या कोई कंपनी नहीं चला पा रही, तो उसके एसेट्स की मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सारे क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए और ये देखने के लिए कि
ये जो क्रेडिटर्स हैं उनको जितना पैसा मैक्सिमम मिल सकता है वो वापस मिले और वो अपने ड्यूज यानी पेमेंट ऑफ इट्स ड्यूज हो। और जो एक और चीज इसमें बनाई गई इस कोड के तहत वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बोर्ड बना इसके भी बड़े मल्टी फंक्शनल रीजंस हैं जो ये बोर्ड बनाया गया, और इस बोर्ड के बारे में मैं आपके कार्यक्रम में बाद में बताऊंगा। लेकिन जो मैंने संक्षेप में बताया 2016 का कोड इसकी वजह से बना, तो जो कंपनी अगर नहीं चल पाती उसको फिर से कोशिश करके चलाना और प्रोफेशनल्स के लिए थ्रू चलाना, यानी जो इसमें माहिर हैं या जो इसमें काम कर सकते हैं, जो ये रिवाइव कर पाए, उनके थ्रू चलाना, ये वजह बनी इस बोर्ड की बनने की 2016। उदित जी, इंसॉल्वेंसी से जुड़े क्या नियम कानून हैं और कितने दिनों के अंदर अगर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया खत्म करनी हो तो उसका निर्देश होता है? देखिए जी, मैंने आपके चैनल पे अभी ये बताया कि ये वाला जो कोड लाया गया वो इसलिए लाया गया कि हर चीज टाइम बाउंड हो जाए जी। तो जी जब पिटीशन एडमिट होती है यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब ये कंक्लूजन पे पहुंचती है कि हाँ ये कंपनी चलाने के लिए एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करना पड़ेगा और जो कंपनी का बोर्ड है वो नहीं चला पा रहा, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ एडमिशन यानी कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जो जब ये ऑर्डर पास होता है तो एक ऑर्डर इसके साथ पास होता है जिसको बोलते हैं मॉरिटोरियम पीरियड। इसमें क्या होता है कि कंपनी के अगेंस्ट कोई फ्रेश केस या कोई फ्रेश आर्बिट्रेशन या कोई फ्रेश दावा ऐसा रिकवरी का नहीं डाल सकते, या कोई पेंडिंग दावे हैं वो नहीं चल सकते, और कोई पेंडिंग डिक्रीज है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है जी, जिस दिन कमेंसमेंट डेट होती है उस दिन एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है थ्रू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसे काम करता है जिससे कंपनी या तो रिवाइव होगी और कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, और अगर नहीं है तो ये कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। जिस दिन से ये ऑर्डर पास होता है उसके 180 दिन में ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान जो प्रोसेस है CIRP, इसको 180 डेज में पूरा करना पड़ता है। अगर ये 180 दिन में पूरा नहा हो फॉर XYZ रीजन तो उसके 90 दिन और तक ये CIRP प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। यानी जिस डेट में ये ऑर्डर पास होता है उसके 270 दिन अपर लिमिट में ये CIRP प्रोसेस होता है। इस CIRP प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूँ कि एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी बनती है जो ये देखती है कि रेजोल्यूशन प्लान किस हिसाब से बनेगा। वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने रखा जाता है। अगर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट करेगी ये रेजोल्यूशन प्लान या रिजेक्ट करेगी। अगर तो एक्सेप्ट करती है तो जो रेजोल्यूशन प्लान में लिखा गया है उस हिसाब से कंपनी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी जाती है, और अगर ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समझ में आता है जिस वजह से भी, तो ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। तो जिस दिन से ये एडमिट होता है जब तक ये ऑर्डर पास होता है फाइनल या तो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, जिसके बीच में और भी सारे काम होते हैं, इसको 270 दिन के अंदर एक कंप्लीट करना पड़ता है एक प्रोफेशनल को। पहले वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, उसके बाद वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है। वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी ये कमेटी बनाती है, और ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये जो 270 दिन कंपनी चलाते हैं, इनको इंश्योर करना पड़ता है, इनके ऊपर ड्यूटीज हैं कि ये कंपनी उस तरीके से चलाएं कि कंपनी का मैक्सिमम बेनिफिट हो। उनको ये देखना पड़ता है कि इसमें कर्ज बढ़ना नहीं चाहिए, और वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं सारे जिसकी वजह से ये देखा जाए कि कंपनी ठीक तरीके से एज अ गोइंग कंसर्न चल रही है, ताकि इसको रिवाइव किया जाए। तो सारे जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि कोशिश करी जाती है एक कंपनी का जो वो टैक्स नहीं पे करती उसको रिवाइव करने की और उसको चलाने की। जी उदित जी, लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जी, लिक्विडेशन का प्रोसेस तब अराइज होता है अगर ये कंपनी को किसी वजह से रिवाइव ना किया जाए, यानी कि एक ऐसा सर्कमस्टेंस खड़ा हो जाता है कि जो प्लान बना या नहीं बना वो ये दिखाता है कि ये कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, उसमें फिर लिक्विडेशन जाता है। जैसे कि मैंने आपके चैनल पर भी बताया कि ये जो ये लिक्विडेशन प्रोसेस है या ये जो CIRP प्रोसेस है ये सब टाइम बाउंड हो गया है। तो टाइम बाउंड होने की वजह से ये जब लिक्विडेशन में जाती है कंपनी तो अपर लिमिट यानी कि टाइम बाउंड होने की वजह से हमें ये पता होता है कि इतने टाइम में ये सारी चीजें
पूरी होनी पड़ेगी। प्लस लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, इसका ऊपर जो देख करती है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी करती है। तो सिर्फ लिक्विडेशन में एक तो टाइम बाउंड होना, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस होना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले लिक्विडेशन के लॉ था उसमें फर्क आ गया। लेकिन मैंने आपके चैनल पे समय की कमी है तो ये बता दिया कि एक तो टाइम बाउंड है, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस है और वॉच है ऊपर कि गलत काम भी ना हो और कंपनी किसी तरह से चलती रहे। मानिए कि एक बोर्ड ऐसा बन गया जो ओवरसी करेगा सारे एक्शंस को, ताकि ये देखा जाए कि ये प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली और ठीक से चले। जी उदित जी, लिक्विडेशन पर पहले क्या स्थिति थी और क्या कानून थे? देखिए जी, लिक्विडेशन पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 उसके हिसाब से होती थी। अब ये लिक्विडेशन जो है ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से, जो कोड में लिखा गया, जो स्टेप्स लिखे गए वो सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में होकर ये फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि हर चीज, हर स्टेप, हर पावर, हर टाइमलाइन इसमें डिफाइन की गई कि इस स्टेप के लिए इतना टाइम है, इस स्टेप के लिए इतना, और कैसे ये लिक्विडेशन होगी, इसमें एसेट मेमोरेंडम बनेगा, एसेट देखे जाएंगे, कंपनी विद इस एसेट्स बेच सकते नहीं बेच सकते, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें इसमें कोडिफाइड है। यानी जो लिक्विडेटर है उसको एक बैकिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी स्टैट्यूटरी पावर मिल गई जिसको वो फॉलो करके सारी चीजें वो तरीके से पूरी तरह से हो सकती है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में लिखी जा चुकी है। तो इस कोड को फॉलो करके सारे प्रोविजंस को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि एक तो डिविएशन नहीं होती, टाइम बाउंड हो गया, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस हो। जी उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।